हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स की दुनिया में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर बड़ा ही खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पे बेहतर क्वेश्चन को लेके आए हैं और यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है, एक सेट ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है, ठीक है, और एक सेट सी दे रखा है। तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है, एक ए नंबर फाइंड करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन, यहाँ पे ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट और अंतिम में फाइंड करना है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो एक करके यहाँ पे चलिए सॉल्व करना शुरू करेंगे। यहाँ पे तो सबसे पहले एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे वो यहाँ पे ध्यान देना है। ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट जो है, यूनिवर्सल सेट में एक एलिमेंट को हटा देना, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में अगर हम एक एलिमेंट को हटा देंगे तो इसका मतलब ये होता है कि एक कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में जो भी एक एलिमेंट है वो हटा देना तो वो आ जाता है यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट। तो फाइनली यहाँ पे देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट है और जो मेरा ये है उसमें 1 2 3 4 है। मतलब क्या है कि 1 2 3 4 को अगर हटा दे तो वो बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा कि यूनिवर्सल सेट में एक एलिमेंट हटा दें, मतलब 1 2 3 4 को हटा देंगे, मतलब 1 2 3 4 ये सब को 4 एलिमेंट्स को हटा देंगे तो यही आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो फाइनली बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करते हैं। यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये ए नंबर का हो गया, ये बी नंबर का क्या हो जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट भी उसी तरह निकलेगा। क्या करेंगे हम यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में बी का जितना भी बी सेट में जो एलिमेंट है उसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट में बी के एलिमेंट को हटा देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 9 तक है और बी में है 2 4 6 8। तो 2 4 6 8 को यहाँ से हटा देंगे, 2 को हटा देंगे, 4 को हटा देंगे, 6 को हटा देंगे और 8 को हटा देंगे। तो ये जैसे ही 2 4 6 8 को यूनिवर्सल सेट से हटाएंगे तो वो जो बचेगा वही रहेगा बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा कि यूनिवर्सल सेट में बी को हटा रहे हैं तो बी को हटाने के बाद फाइनली बचा है 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट। बहुत इजी है। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में बी के एलिमेंट को हटा देना। और इस तरह ए का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में एक एलिमेंट को ए का एलिमेंट जितना भी सबको हटा देना, ठीक है। तो ये निकल गया ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अब सी नंबर में क्या बोल रहा है कि ये यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे सी नंबर में क्या बोल रहा है कि ये यूनियन बी पहले कर लेंगे बाद में इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पे ये यूनियन बी को फाइंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये यूनियन सी को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। माइंड सेटिंग आप ए यूनियन सी को यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो ये यूनियन सी को फाइंड करने का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब क्या होता है, ए में जो भी एलिमेंट है और सी में जो भी एलिमेंट है उन दोनों को जोड़ना, ठीक है। यहाँ पे फटाफट क्या करते हैं, ये में और सी में जो एलिमेंट रखा हुआ है ये और सी में उसको हम क्या करेंगे सम कर देंगे। तो 1 2 3 4 तो आ जाएगा यहाँ पे। तो लिख लेते हैं 1 2 3 4। उसका सी वाले एलिमेंट को भी ऐड करना है, 3 4 को तो लिख ही चुके हैं, 5 सी। तो ये 5 और 6 ये आ गया यहाँ पे ये यूनियन सी। अब फाइनली इसका लेना है कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में ये यूनियन सी को घटा देना है, ठीक है। तो फाइनली जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे ये यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट तो क्या हो जाएगा कि यूनिवर्सल सेट से ये यूनियन सी को घटा देंगे। जैसे ही यूनिवर्सल सेट से ये यूनियन सी को माइनस करेंगे तो ये यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में क्या है 1 से लेकर 9 तक है और ये यूनियन सी में क्या है 1 2 3 4 5 6 तक है। मतलब 1 2 3 4 5 6 को हटा देंगे तो जो बचेगा 7 8 9। दिस इज ये यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। 7 8 9 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये यूनियन सी। करेक्ट, समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार निकाल रहे हैं। एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि उस एलिमेंट को छोड़ के बाकी और सारा एलिमेंट ले लेना है, किसका, यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अब इस तरह ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल के देखते हैं। यहाँ पे 3 नंबर तक सोल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे डी नंबर में ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं।
ए का कॉम्प्लीमेंट पहले निकालते हैं और हम तो निकाल चुके ए का कॉम्प्लीमेंट कितना है 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 इज द ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, समझ में आ रहा होगा कि ए कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हैं। अब फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, अब फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। इसका मतलब क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट में ए का कॉम्प्लीमेंट को हटा देना है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में वो सारे एलिमेंट्स को हटा देना है जो कि ए के कॉम्प्लीमेंट में है, उसी को बोलते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। को कॉम्प्लीमेंट जैसे यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला था तो यूनिवर्सल सेट में ए को हटा देना है, बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला था तो यूनिवर्सल सेट में बी को हटा देना है। अगर यहाँ पे ये यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनियन में यूनिवर्सल सेट में ये यूनियन सी का को घटा देना है। उसी प्रकार अगर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में ए का कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा होगा? तो यहाँ पे अगर ये यूनिवर्सल सेट में ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब 5 6 7 8 9 को घटा देंगे, 5 6 7 8 9 को घटा देंगे, 5 6 7 8 9 को घटा देंगे तो मेरा फाइनली बचेगा 1 2 3 4। तो इसका मतलब है कि बचेगा 1 2 3 4 और 1 2 3 4 ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 क्या है? सेट ये है ना। 1 2 3 4 क्या है? सेट ये है। इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि दो बार कॉम्प्लीमेंट करने से वही आ जाता है, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ये। ठीक है, ये लोग ये है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लोग ए का कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट करने से फिर से यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये निकल गया यहाँ पे डी नंबर। अब b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट करना है, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट करना है। इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट में b माइनस सी को हटा देंगे। अच्छा, b माइनस सी कितना है पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे अगर b माइनस सी का बात करें यहाँ पे तो ये है b और ये है c। अगर हम b में से ये सारे एलिमेंट्स को घटा दें, b में से इन सारे एलिमेंट्स को घटा दें तो आ जाएगा b माइनस सी। तो हम यहाँ पे b माइनस सी लिख लेते हैं पहले। तो ये b माइनस सी क्या आने वाला है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो b माइनस सी क्या आएगा? तो b में है 2 4 6 है और c में है 3 4 6 3 4 5 6। तो इन अगर इस b में से इस c को घटा देंगे, b में से c को घटा देंगे तो यहाँ से 4 खत्म हो जाएगा, b में से जो 4 है वो खत्म हो जाएगा, 6 खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या बच जाएगा वहां पे 2 और 8 बच जाएगा। ठीक है, जब b में इस c वाले एलिमेंट्स को माइनस करेंगे तो इसमें 4 है और 8 है, इसमें भी 4 है और 6 है, 4 और 6 घट जाएगा तो फाइनली 2 और 8 बचेगा। तो ये जो 2 8 बचा ये है b माइनस c। ठीक है, b में से c का एलिमेंट्स को घटा देना, जो कॉमन एलिमेंट है वही घटेगा। ठीक है, अच्छा b माइनस c निकल चुका है। अब इसको यूनिवर्सल सेट के साथ घटाना है तो ये आ जाएगा b माइनस c का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट में तो 1 से लेकर 9 है, इसमें से 2 और 8 घटा देना है तो फाइनली जो बचेगा उसको क्या क्या बचेगा? 1 बचेगा, 2 तो नहीं बचेगा, 3 4 5 6 7 8 नहीं बचेगा और 9 बचेगा। तो ये जो 1 3 4 5 6 7 और 9 जो है वो क्या है? b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो आई होप समझ में आ रहा होगा किस टाइप से क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, अप्रोच करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे मिटा दें, तब तक नोट कर लीजिए इसको। तो अब जो क्वेश्चन अब करेंगे ये है, देखो कि मार्क द रीजन इन वेन डायग्राम। ये b का सिमेट्रिक डिफरेंस और फिर उसका सिमेट्रिक डिफरेंस c के साथ लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये सिमेट्रिक डिफरेंस b और फिर से सिमेट्रिक डिफरेंस c, मतलब a b और c के बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस जो होगा उसका जो रीजन निकल के आएगा वेन डायग्राम में उसको दिखाना है। ठीक है, तो वो कौन सा रीजन होगा उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? वेन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे बहुत ही इजी वे में दिख जाएगा कि a b और c का सिमेट्रिक डिफरेंस है वो रीजन कौन सा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से एक सेट ये बना लेते हैं, यहाँ पे एक सेट b बना लेते हैं और एक सेट c बना लेते हैं। ठीक है, सेट ये b एंड दिस इज सेट c। ठीक है, अब ये पहले ये वाला काम करते हैं कि ये b का सिमेट्रिक डिफरेंस का रीजन कौन सा है। तो ये b का जो सिमेट्रिक डिफरेंस का रीजन आएगा वो कुछ ये वाला आने वाला है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट को हटा के। ठीक है, तो ये b का जो ये यहाँ पे दिख रहा है रीजन वो क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस का रीजन। सिर्फ ये कॉमन एलिमेंट को हटा देते हैं तो ये और b में जो कॉमन एलिमेंट है, ठीक है, वो कॉमन एलिमेंट क्या आएगा? इंटरसेक्शन वाला पार्ट आएगा। कॉमन एलिमेंट दो सेट के बीच में जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको इंटरसेक्शन वाला पार्ट बोलते हैं। उस इंटरसेक्शन वाला पार्ट को अगर हटा देंगे ये पूरे पार्ट में, वही होता है a और b के बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस का। ठीक है, अब ये जो a और b के बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस यहाँ पे बचा हुआ है उसका सिमेट्रिक डिफरेंस करना है c के साथ, मतलब इन दोनों में जो कॉमन रीजन आएगा c के साथ उसको भी यहाँ पे हटा देना है। तो ये पूरा c देखिए, ये पूरा c है। ठीक है,
अब ये पूरा सी में जो कॉमन रीजन आएगा इन दोनों को वो हटा देना है। सबसे पहले क्या किए हमने, सबसे पहले अगर ध्यान दें तो ये बी में जो कॉमन रीजन आता है वो हटा दिए। अब जो बचा उसके साथ जो सी वाला रीजन तो कॉमन आएगा उसको हटा देंगे। मतलब ये जब पूरा सी लेते हैं तो इनमें से कौन सा कॉमन रीजन आता है, ये वाला कॉमन रीजन आ जाता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कॉमन रीजन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये भी कॉमन रीजन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो कोई रीजन सेटेड है भी नहीं तो वो तो कॉमन आएगा भी नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ये जो कॉमन रीजन यहाँ पे आ रहा है उसको क्या करना है, हटा देना है, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब यही होता है जो कॉमन रीजन आएगा उसको हटा देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ए और बी में जो कॉमन रीजन आया इंटरसेक्शन वाला पार्ट उसको हटा दिए। अब जो बचा वो उसका जो कॉमन रीजन सी के साथ आएगा उसको भी हटा देंगे। मतलब ये रीजन और ये रीजन को भी यहाँ से हटा देंगे, जो कॉमन आ रहा है उस रीजन को हटा देना, उसी को सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। तो ये रीजन को जैसे ही हटाएंगे और ये रीजन को भी जैसे ही हटाएंगे जो फाइनल मेरा बनेगा ये, ठीक है, वो कौन सा बनेगा, यहाँ पे ये वाला रीजन आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा सी का रीजन है, ठीक है। और ये बीच वाला भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी कोई कॉमन रीजन नहीं है। तो ये वाला जो आ जाएगा, ये जो यहाँ पे शेडेड रीजन है वो कैसा रीजन है, ए माइनस ए बी और सी का यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस वाला रीजन, ठीक है। अगर इसको हम और क्वेश्चन में ए बी और सी का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे शेडेड रीजन आ रहा है। इसको फिर से एक बार समझ लो आसानी से कि देखो यहाँ पे ए और बी का जब सिमेट्रिक डिफरेंस नहीं है, ए और बी के बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस नहीं है, ये कॉमन रीजन हट गया यहाँ से, ये जो कॉमन रीजन हट गया। अब जो रीजन बचा ये वाला रीजन और ये वाला रीजन बचा है। अब इन दोनों में जो सी के साथ कॉमन आएगा वो कुछ ये वाला रीजन और ये रीजन आएगा, उसको भी जब हटा दें कॉमन रीजन को तो ये जो रीजन बचेगा यहाँ पे बीच वाला थोड़ा सा ये रीजन बचेगा। उसके बाद ये रीजन और ये रीजन जो है ये क्या है, ये बी और सी का सिमेट्रिक डिफरेंस है, ठीक है। पहले ए और बी के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस करना है, उसके बाद जो बचेगा वो सी के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस करना है। तो ये वेन डायग्राम में कुछ शेडेड रीजन आएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसी तरह से हम और भी क्वेश्चन को यहाँ पे कर लेते हैं। इसको पहले हम यहाँ पे मिटा लेते हैं, नोट कर लो इसको। तो अब जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ना है कि ये माइनस बी, ये माइनस बी इक्वल टू नल सेट आ रहा है, यहाँ पे फाई आ रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ समझ में आ गया। और b माइनस ए अगर करें तो भी यहाँ पे 11 नल सेट आ रहा है। तो देन व्हाट वी कंक्लूड, हम यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे क्या सोच सकते हैं, उस पे जरा ध्यान देने बोल रहा है कि ये माइनस बी अगर करने से नल सेट मिल रहा है, मतलब क्या है, ये में से पूरा घट जा रहा है। अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए कि ये में से बी घटाने से नल सेट मिल रहा है, इसका मतलब तो मेरा दिमाग तो उधर जाएगा ना कि ए में से बी अगर घटा रहे और नल सेट मिल रहा है, इसका मतलब ए में से पूरा घट गया होगा। पूरा घट जाने के बाद कुछ भी नहीं बचा, उसी को तो बोलते हैं नल सेट। इसका मतलब अगर हम वेन डायग्राम में बना के दिखाएं कि ये है और ये अगर बी को घटा रहे हैं, ठीक है, मान लो कि बी ऐसा कुछ रहता और इसको घटाते, ये में से बी घटाते तो कुछ ये वाला रीजन बचता, ये तो नल सेट तो नहीं बच रहा है। लेकिन अगर ये बी इसी के ऊपर आ जाए, बी अगर इसी के ऊपर आ जाए और जब हम ये माइनस बी करें, ये माइनस बी करें, ठीक है, तो ये पूरा ही हट जाएगा क्योंकि दोनों तो एक ही ऊपर ओवरलैप कर रहा है। सारे के सारे एलिमेंट ही कॉमन रह जाएगा, सारे का सारा एलिमेंट ही कॉमन रह जाएगा, तो सब कुछ घट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये माइनस बी अगर करने से नल सेट बच रहा है, मतलब ये भी पूरा घट गया। और पूरा घट जाने का एक ही मतलब है कि दोनों में सारा का सारा एलिमेंट कॉमन है, दोनों में दोनों सारे एलिमेंट कॉमन है। इसी प्रकार यहाँ पे b माइनस ए से भी यही कैलकुलेट करते हैं हम कि b में से a को भी घटा देंगे तो अगर नल सेट बच रहा है, इसका मतलब b में और a में सारे एलिमेंट कॉमन है, इसलिए सब कुछ घट जा रहा है और नल सेट बन रहा है। इसका मतलब हम लोग ये कैलकुलेट निकाल सकते हैं कि a और b जो यहाँ पे दो सेट लिया गया है वास्तव में दो सेट नहीं है, दोनों का दोनों इक्वल सेट है। अगर दोनों में सारे का सारा एलिमेंट कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों सेट जो है सर वो दोनों का दोनों तो इक्वल होगा ना। तो यहाँ पे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये माइनस बी नल सेट आ जा रहा है और बी माइनस ए भी नल सेट आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए और बी दोनों इक्वल सेट है सर, इक्वल सेट है। हम इसको आसानी से एग्जांपल लेके भी समझ सकते हैं कि ये में अगर 1 2 ले रहे हैं, ठीक है, और बी में भी हम यहाँ पे 1 2 ले रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे a माइनस बी करेंगे, a में से b घटाएंगे तो नल सेट ही ना बचेगा। इसका मतलब ये दोनों सेट तो इक्वल है ना। बात को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को आप मिटाते हैं और फिर से क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें कि ये अगर सबसेट है b का और b एक एलिमेंट है c का, तो क्या ये
क्या ए भी एक एलिमेंट हो जाएगा सी का, ऐसा बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे एग्जांपल लेके बेहतर वे में समझने की कोशिश करेंगे कि ये अगर सबसेट है बी का। ठीक है, मान लेते हैं कि बी में कुछ एलिमेंट रखा हुआ है, मान लेते हैं कि बी में 1 2 और 3 एलिमेंट रखा हुआ है। ठीक है, दिस इज सेट बी। ठीक है, अब इसका कुछ सबसेट ले लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे 1 और 2 ले लेते हैं सबसेट। तो यहाँ पे ये मान लो सबसेट है। ठीक है, ये तो अब यहाँ से समझ में आ रहा है कि जो ये 1 2 यूज जो यहाँ पे सबसेट बना रहे हैं वो बी के एलिमेंट से बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि ये इज सबसेट ऑफ बी, ये इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ये में जो 1 2 है इसी 1 2 को उठा के यहाँ पे बनाए हैं, ये दोनों एलिमेंट यहाँ पे मिल रहा है, इसका मतलब ये बी का सबसेट है ये, ऐसा। ठीक है, ऐसा पता चल रहा है। अब क्या बोल रहा है कि जो बी लिया हुआ है वो सी का एलिमेंट है, तो एक सी यहाँ पे सेट बनाते हैं जिसमें से ये जो बी है ना, बी जिसको माने वो एक एलिमेंट होना चाहिए। इसका मतलब 1 2 3 ये जो पूरा है वो एक एलिमेंट होना चाहिए, और भी कुछ एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, और भी कुछ एलिमेंट यहाँ पे हो सकता है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है वो सी में प्रेजेंट है, ये इज एन एलिमेंट ऑफ सी, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? क्या ये सी का एलिमेंट हो सकता है? ध्यान से देखें कि 1 2 ये जो सबसेट है वो एग्जैक्टली यहाँ पे सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली 1 2 जो सबसेट है वो एग्जैक्टली ऐसा ही यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सी, ये जो है सी का एलिमेंट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि एग्जैक्टली यही वाला यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है 1 2 3 वो एक अलग चीज है। ठीक है, ये 1 2 3 है वो ग्रुप में आएगा, तो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है सर, फॉल्स है। हम इसको एग्जांपल से यहाँ पे प्रूव कर दिए, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, समझ में आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे मिटाते हैं और भी जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको भी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो बचा हुआ क्वेश्चन है कि इफ ये यूनियन बी इक्वल्स टू ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ये यूनियन बी है, ये यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी यूनियन ए यूनियन बी है, तो इससे हम क्या समझ में आ रहा है, व्हाट यू कंक्लूड, क्या आप इसको क्या कंक्लूड करते हैं? ठीक है, अगर ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ये यूनियन बी है तो हम लोग इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं वो ध्यान रखने वाली बात है। तो हम यहाँ पे इसको वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर ये यूनियन बी, अगर ये ए इंटरसेक्शन बी है, अगर मान लो इससे ये और ये बी है, तो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट कुछ ये वाला आएगा। ठीक है, और अगर हम इसी का बात करें, इसी सेट का यूनियन वाला पार्ट, अगर हम यहाँ पे यूनियन वाला पार्ट बात करें तो कुछ ये वाला यूनियन वाला पार्ट आएगा। लेकिन क्वेश्चन में तो बोल रहे दोनों इक्वल है। अब इन दोनों को इक्वल अगर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस रीजन को बड़ा है, ये छोटा रीजन है, पूरा बड़ा रीजन है, तो अगर इन दोनों को इक्वल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये रीजन को बढ़ाना पड़ेगा और रीजन को कम करना पड़ेगा। अगर मेरे पास कुछ ऐसा डायग्राम बन के आता कि ये और जो बी का जो शेडेड रीजन बन रहा है इंटरसेक्शन वाला, कुछ यही बनने वाला होता, यही अगर बनने वाला होता, और अगर ये यूनियन बी करेंगे, अगर दोनों सेट एक ही है तो अगर इन ए यूनियन बी करेंगे तो भी यही वाला आता है। इन दोनों केस में अगर यहाँ पे यूनियन कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तब इन दोनों केस में हमें पता चल रहा है कि रीजन यहाँ पे सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये यूनियन बी और ये इंटरसेक्शन बी यहाँ पे इक्वल है। लेकिन अगर इस टाइप से अगर ड्रॉ करें हम यहाँ पे सेट को, तो ये यूनियन ए इंटरसेक्शन बी और ये यूनियन बी यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा है। जब इस रीजन को यहाँ पे दे दे, इसको यहाँ पे मिलाते जाएंगे, बड़ा करते जाएंगे, इस रीजन को बड़ा कर करके हम इसको यहाँ पे ओवरलैप करा दें और ये पूरा पार्ट अगर इंटरसेक्शन वाला निकल जाए और इसको भी यहाँ पे पूरा ओवरलैप करा देंगे और यूनियन वाला पार्ट भी यही निकल जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये इंटरसेक्शन इक्वल ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ये यूनियन बी। तो ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब ये दोनों को एक ही के ऊपर रख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये इक्वल्स टू बी होना चाहिए। अगर दोनों ही केस में इक्वल है तो इसका इंटरसेक्शन और यूनियन जो आएगा वो दोनों सेम आने वाला है। तो हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ये यूनियन बी है। इसका मतलब एक ही बात है कि ये और बी दोनों इक्वल सेट है सर। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूड ये हुआ कि ये इक्वल्स टू बी होगा। अच्छा, और एक क्वेश्चन को बात कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तो उसको जरा यहाँ पे ध्यान से पढ़ो कि अगर ये माइनस बी इक्वल टू ये है और बी माइनस ए इक्वल टू बी है, तो हमें यहाँ पे फिर से क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये माइनस बी इक्वल टू ये है,
मतलब क्या है कि ए में से बी को घटाने से वापस ए बच जा रहा है, मतलब ए में से कुछ भी नहीं घट रहा है। सिंपल सा इसका मतलब है कि ए में से अगर घटा रहे हैं बी को तो वापस ए ही बच जा रहा है, मतलब ए में से कुछ नहीं घटा। जब इसमें से कुछ भी नहीं घट रहा है मतलब इन दोनों के बीच में कॉमन रीजन एक कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं। अगर ये मेरा बी होता और ये ए होता और जब इससे इस बी को घटाया जाता, अगर कॉमन एलिमेंट होता तो कुछ घट जाता, तो उस केस में ये नहीं बचता। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये में से अगर बी को माइनस कर देंगे वापस यही बच रहा है, मतलब क्या है कि इसमें से घटाने के बाद कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं घट रहा है। जब कुछ नहीं घट रहा है इसका मतलब एक ही है ना सर यहाँ पे कि इसमें दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। जब कॉमन एलिमेंट नहीं होता है तो हम क्या लिखते हैं कि ये इंटरसेक्शन बी करने से नल सेट आ रहा है, मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। कॉमन एलिमेंट होता तो घट जाता, लेकिन यहाँ पे घटने के बाद तो वापस यही बच रहा है। इसी प्रकार हम इस स्टेटमेंट को भी देखें कि b माइनस ए भी b बच रहा है, मतलब b में भी a नहीं घट रहा है। जब b में भी a नहीं घट रहा है तो हम ये यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि ये a में और b में से कोई भी कॉमन रीजन नहीं है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये b इंटरसेक्शन ये करने से भी नल सेट ही आ रहा है और ये इंटरसेक्शन b करने से भी नल सेट आ रहा है। इसका मतलब these two sets are different। देखो यहाँ पे ध्यान से कुछ इस प्रकार का सेट होगा, ये यहाँ पे होगा और बी यहाँ पे होगा, इनमें से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इस प्रकार का जो सेट होता है उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, ठीक है, डिसजॉइंट सेट। तो ये यहाँ पे डिसजॉइंट सेट है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ये इंटरसेक्शन बी करें या फिर बी इंटरसेक्शन ये करें, इन दोनों ही केस में नल सेट आएगा। तो हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये इंटरसेक्शन बी या फिर बी इंटरसेक्शन ये ले लें तो वो नल सेट आ जाएगा। तो इसी प्रकार के हम और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।